जय हिंद साथियों। ई श्रम कार्ड से जुड़ी बातें हर दिन सुनने को मिलती हैं। जब भी मैं सरकारी योजनाओं से जुड़ा कोई वीडियो बनाता हूं या उसमें कुछ नया जानकारी देता हूं, तो सबसे ज्यादा सवाल अगर किसी चीज को लेकर आता है तो वह ई श्रम कार्ड को लेकर आता है। बहुत सारे लोगों ने ये कार्ड बनवाया है और बहुत लोग अब भी इसे बनवा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग यही पूछते हैं कि इसका कोई फायदा नजर नहीं आया, कोई पैसा नहीं मिला, किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला, तो फिर बनवाने का क्या मतलब। कई लोग कहते हैं कि सरकार ने तो बस यूं ही कार्ड बनवा लिया, लेकिन इसका कोई उपयोग ही नहीं हो रहा, इसका कोई इस्तेमाल होता नजर ही नहीं आता। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सरकार इस कार्ड को लेकर बहुत ही बड़ा काम करने जा रही है। सरकार की बड़ी योजना इसी कार्ड से जुड़ी है और आने वाले कुछ वर्षों में इस कार्ड का जो महत्व होगा वो शायद आपके किसी भी और दस्तावेज से ज्यादा होगा। आपने एक समय देखा होगा कि जब आधार कार्ड का कोई महत्व नहीं हुआ करता था, लेकिन अब वर्तमान समय में पिछले लगभग 10 वर्षों में जो स्थिति बनी है वो ये है कि आधार कार्ड के बिना आप कोई भी जरूरी सरकारी या गैर सरकारी काम नहीं कर सकते। बिना आधार के ना बैंक में खाता खुलता है, ना बीमा करवाया जा सकता है, ना गाड़ी खरीदी जा सकती है, ना यात्रा की जा सकती है और ना ही होटल में ठहरने की अनुमति मिलती है। हर क्षेत्र में हर जरूरी काम के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। यहां तक कि वोटर पहचान पत्र, पासपोर्ट और पैन कार्ड तक आधार से जोड़े गए हैं। राशन कार्ड भी अब आधार से जोड़ा जा चुका है, तो आधार का महत्व आप खुद देख सकते हैं। ठीक उसी तरह सरकार ई श्रम कार्ड को लेकर आगे बड़ी योजना पर काम कर रही है। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि यह ई श्रम कार्ड कोई मामूली कार्ड नहीं है। यह कोई साधारण योजना नहीं है जिसमें यूं ही कार्ड बनवा दिया गया हो। असंगठित क्षेत्र में जो भी काम करने वाले मजदूर हैं, उनका पूरा विवरण सरकार ने इस कार्ड के जरिए इकट्ठा किया है। डेटा इकट्ठा करने का मतलब सिर्फ नाम या नंबर नहीं है। सरकार ने आपका पूरा विवरण लिया है, जिसे हम बायोडाटा कह सकते हैं। जैसे आप क्या काम करते हैं, कितनी कमाई होती है, आपका नाम, मोबाइल नंबर, बैंक खाता पता, आप किस प्रकार की मजदूरी करते हैं, ये सब जानकारी सरकार के पास दर्ज है। यानी एक तरह से सरकार ने असंगठित मजदूरों की पूरी सूची तैयार कर ली है और जिनका ई श्रम कार्ड बन चुका है उन्हें सरकार की योजनाओं का पात्र माना जा चुका है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी तरह की मजदूरी करता है, चाहे वह रिक्शा चलाता हो, ठेला खींचता हो, गाड़ी चलाता हो, सब्जी बेचता हो, फुटपाथ पर कोई सामान बेचता हो, चाय का ठेला चलाता हो, कपड़े सिलता हो, दूध बेचता हो, अखबार बांटता हो, पंचर बनाता हो, निर्माण कार्य में मजदूरी करता हो, खेतों में काम करता हो, माली का काम करता हो, सड़क पर दिहाड़ी मजदूरी करता हो या फिर किसी फैक्ट्री में काम करता हो, सभी इस श्रेणी में आते हैं। इनके अलावा और भी कई प्रकार के मजदूर हैं जिनके लिए यह कार्ड बनवाना जरूरी बताया गया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में पहले लगभग 38 करोड़ से अधिक ऐसे असंगठित कामगार थे, लेकिन अभी के नए आंकड़ों के मुताबिक यह संख्या बढ़कर लगभग 45 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गई है। इसका मतलब यह है कि ये लोग रोज कमाते हैं, लेकिन उनके काम की कोई स्थिरता नहीं होती। आज काम है, कल नहीं, 2 महीने का काम मिला, फिर 4 महीने खाली। इस प्रकार के हालात में रहने वालों को ही असंगठित मजदूर कहा जाता है। सरकार ने इन सभी लोगों का डेटा इकट्ठा किया है और अभी भी ये प्रक्रिया चल रही है। जब सरकार के पास पूरी तरह से इन मजदूरों की जानकारी पहुंच जाएगी तो वह इस जानकारी का उपयोग करके बड़ी योजनाएं लागू करेगी। आने वाले समय में इस ई श्रम कार्ड को एक प्रमाण पत्र की तरह इस्तेमाल किया जाएगा और जिन लोगों को अभी बीपीएल, गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में रखा जाता है, उन सभी सुविधाओं का लाभ ई श्रम कार्ड धारकों को भी मिल सकता है। जैसे अभी आप देखते होंगे कि गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोग आयुष्मान भारत योजना के पात्र होते हैं, जिसमें उन्हें हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी इन्हीं लोगों को मिलता है, जिसमें घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा अंत्योदय योजना में भी लाभ दिया जाता है, जिसमें सामान्य लोगों को जहां 5 किलो अनाज मिलता है, वहीं अंत्योदय कार्ड धारकों को हर महीने 35 किलो अनाज मिलता है, भले ही परिवार में 2 सदस्य हों या 4। इन सभी योजनाओं का लाभ उन्हें इसीलिए मिलता है क्योंकि सरकार के पास उनका डेटा होता है, जिससे यह साबित होता है कि वे पात्र हैं। नामों की सूची ऑनलाइन जारी होती है और उन्हीं नामों को योजना में शामिल किया जाता है, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या अंत्योदय योजना। इसके अलावा भी कई योजनाएं ऐसी हैं जो केवल गरीबी रेखा के नीचे वालों के लिए होती हैं। अब सरकार को जब यह लगेगा कि ई श्रम कार्ड धारकों का पूरा विवरण आ चुका है, मान लीजिए
सरकार का लक्ष्य है कि 40 करोड़ लोगों की जानकारी मिले और फिलहाल 25 या 26 करोड़ लोगों का डेटा मिल चुका है। तो जिस दिन यह आंकड़ा 30-35 करोड़ तक पहुंच जाएगा, उसी दिन सरकार इसे पूर्ण मानकर योजनाओं को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा सकती है। फिर चाहे वह आयुष्मान भारत का लाभ हो, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हो या अंत्योदय योजना का लाभ, सरकार अब रोजगार देने की दिशा में काम करेगी, क्योंकि उसके पास यह जानकारी होगी कि किन्हें नौकरी की जरूरत है, किन्हें आर्थिक सहायता चाहिए, किन्हें स्वास्थ्य सेवा की जरूरत है, किन्हें शिक्षा में मदद चाहिए और किन्हें मकान की जरूरत है। यही वजह है कि ई श्रम कार्ड बनाते समय बैंक खाता और मोबाइल नंबर भी लिया जाता है, ताकि योजना लागू होते ही सीधे लाभ उसी व्यक्ति को भेजा जा सके। और यह कार्ड भी आधार से जोड़ा गया होता है, ताकि पहचान में कोई दिक्कत ना हो। कोई भी सरकारी योजना एक दिन में लागू नहीं होती। जैसे आधार कार्ड का निर्माण वर्ष 2009-10 में शुरू हुआ था, लेकिन इसका असली लाभ लोगों को 2016 या 2017 के बाद ही मिलने लगा, क्योंकि तब तक आधार हर जगह जुड़ चुका था, यानी 7 से 8 वर्षों का समय लग गया। उसी तरह ई श्रम कार्ड भी वर्ष 2021 में बनना शुरू हुआ और अभी तो यह चौथा साल चल रहा है। हो सकता है कि 1 साल में या 2 साल में आपको इसके लाभ नजर आने लगें, लेकिन इसका उपयोग सरकार जरूर करेगी, चाहे कोई भी सरकार सत्ता में हो। इसका इस्तेमाल कभी भी किया जा सकता है, चुनाव के समय हो, योजनाओं के विस्तार में हो, गरीबी मिटाने में हो, बेरोजगारी घटाने में हो या फिर देश को विकास की ओर ले जाने में। कई बार सरकारी विभागों की ओर से यह संकेत भी दिए जा चुके हैं कि आने वाले समय में ई श्रम कार्ड का बड़ा लाभ लोगों को मिलेगा। अगर आप सोचते हैं कि तुरंत फायदा मिल जाए, तो वैसा नहीं होता। सरकार हर योजना का लाभ धीरे धीरे देती है, लेकिन यह फायदा बड़ा होगा, यह भविष्य में दिखेगा और उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब कुछ लोग ये उम्मीद लगाते हैं कि ई श्रम कार्ड से पेंशन मिलेगी, हर महीने पैसे मिलेंगे, तो ऐसा अभी तय नहीं है। सरकार ने यह कार्ड किसी विशेष योजना के तहत पेंशन देने के लिए नहीं बनवाया, बल्कि आपके डेटा को भविष्य की योजनाओं से जोड़ने के लिए बनवाया गया है। आने वाले समय में या तो इसके लिए कोई नई योजना लाई जाएगी या फिर पुराने योजनाओं से इसे जोड़ा जाएगा, ताकि मजदूरों को विशेष लाभ दिया जा सके। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है, तो आपको 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी मिलता है। यानी अगर किसी कारणवश दुर्घटनावश मौत हो जाती है, तो उस व्यक्ति के नामित सदस्य को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। और अगर दुर्घटना में वह व्यक्ति किसी गंभीर स्थिति में अपंग हो जाता है या हमेशा के लिए दिव्यांग हो जाता है, तो उस हालत में भी 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद उसके नॉमिनी को मिलती है। इसके लिए साल में बहुत ही कम राशि जमा करनी होती है। ये पैसा बहुत मामूली होता है, नाम मात्र का। इसके साथ ही ये कार्ड एक तरह का मजदूरी का पहचान पत्र भी होता है। जैसे कि अगर आप किसी और राज्य में काम करने जा रहे हैं या फिर किसी और देश में काम करने का मौका मिल गया है और आपके पास कोई डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं है, तो लोग आपसे पूछेंगे कि आप क्या करते हो, कहाँ के रहने वाले हो, आपकी पहचान क्या है, क्या आप सही में काम करने वाले हो या नहीं। तो ऐसी स्थिति में यही ई श्रम कार्ड आपकी पहचान बनता है। आप किसी को यह दिखा सकते हैं कि देखिए, मेरा 2 साल या 5 साल पुराना ई श्रम कार्ड है, मैं इतने समय से ये काम कर रहा हूं, मैंने भारत सरकार की इस योजना में अपना नाम दर्ज कराया है। इसका मतलब है कि मैं असल में काम करने वाला हूं, कोई फर्जी पहचान नहीं है। ये सरकारी दस्तावेज है जिस पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। बहुत सारे लोग जब किसी दूसरे राज्य या देश में जाते हैं, तो उन्हें किराए पर कमरा लेने में परेशानी होती है। लोग उन पर भरोसा नहीं करते कि ये सही काम करने वाला आदमी है या कुछ और। लेकिन अगर उनके पास ई श्रम कार्ड होता है, तो वे उसे दिखाकर साबित कर सकते हैं कि वे एक ईमानदार मजदूर हैं और काम के सिलसिले में यहाँ आए हैं। ये कार्ड फैक्ट्री मालिक को, कंपनी मालिक को या साइट पर भी दिखाया जा सकता है। इस कार्ड की मदद से आपको कमरा लेने में, काम पाने में और कई जगह पहचान बताने में मदद मिलेगी। इस तरह यह कार्ड आपके लिए हर जगह सहायक साबित होगा। सरकार की तरफ से यही तो बड़ा फायदा है। और जहां तक व्यक्तिगत फायदे की बात है, तो मैंने पहले भी बताया है कि इसका लाभ आपको आने वाले समय में जरूर दिखेगा। इसीलिए यह सोच हमेशा के लिए निकाल दीजिए कि इस कार्ड से हर महीने पैसा मिलेगा, पेंशन आएगी। यह कार्ड इस उद्देश्य से नहीं बनाया गया है। इसका उद्देश्य भविष्य की योजनाओं से आपको जोड़ना है, ताकि समय आने पर योजनाओं का फायदा सीधे आप तक पहुंच सके।
सबसे बड़ी बात मैं आपको यह भी बता दूं कि यह योजना भारत सरकार की है। ये किसी एक राज्य की योजना नहीं है, ये पूरे देश के लिए है। सरकार पूरे देश का डेटा इकट्ठा कर रही है। कई लोग ये भी सवाल करते हैं कि अगर उन्होंने लेबर कार्ड बनवा रखा है तो क्या ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं या नहीं, और अगर ई श्रम कार्ड बनवा रखा है तो क्या लेबर कार्ड बनवा सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब यही है कि दोनों कार्ड अलग अलग हैं। इस बात को समझ लीजिए। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो भी आप लेबर कार्ड बनवा सकते हैं, और अगर लेबर कार्ड है तो भी आप ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं, क्योंकि लेबर कार्ड राज्य सरकार द्वारा बनाया जाता है और इसका लाभ भी राज्य सरकार देती है। वहीं ई श्रम कार्ड भारत सरकार यानी केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है और इसका लाभ पूरे देश स्तर पर भविष्य में मिलने वाला है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि ई श्रम कार्ड से जुड़ी जो भी आधिकारिक जानकारी आती है, जो भी अपडेट सरकार की तरफ से जारी होता है, मैं उसे आपके साथ इस चैनल पर साझा करता रहता हूं। कोई भी नई सरकारी योजना आए उसकी जानकारी आपको देता हूं, उस योजना से मिलने वाले फायदे और नुकसान भी बताता हूं। यह भी बताता हूं कि कौन उस योजना का लाभ ले सकता है, कौन पात्र है और कौन नहीं है, किसे योजना का हिस्सा बनना चाहिए और किसे नहीं। आपको यह भी जानना जरूरी है कि इस चैनल पर कानून से जुड़ी जानकारी भी समय समय पर दी जाती है। अब तक इस चैनल पर लगभग 450 वीडियो ऐसे डाले जा चुके हैं जो जमीन जायदाद और संपत्ति से जुड़े विवादों को लेकर हैं। इन वीडियो को देखकर बहुत से लोगों ने फायदा उठाया है। कई लोगों की जमीन से जुड़ी समस्या का हल हुआ है। बहुत से लोगों को कानून की समझ आई है। भाई भाई में विवाद खत्म हुआ है, चाचा भतीजा में समझौता हुआ है, खानदान की लड़ाई सुलझी है, कोर्ट कचहरी के मुकदमे भी खत्म हुए हैं। इन वीडियो के जरिए मैंने जितना हो सका लोगों की मदद की है। बहुत से लोग चाहते हैं कि मुझसे सीधा संपर्क करें, मिलें, फोन पर बात करें, लेकिन यह हमेशा मुमकिन नहीं हो पाता, क्योंकि मैं वीडियो के जरिए हर जानकारी देने की कोशिश करता हूं ताकि किसी को व्यक्तिगत संपर्क की जरूरत ही ना पड़े। साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि हर महीने हजारों की संख्या में मुझे मेल आते हैं जिनमें लोग व्यक्तिगत सलाह चाहते हैं, लेकिन समय और सुविधा के कारण हर किसी से बात करना संभव नहीं हो पाता। हाँ, इतना जरूर वादा करता हूं कि जो भी आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछते हैं या किसी विषय पर वीडियो की मांग करते हैं, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाता हूं, और अगर उस विषय पर पहले से कोई वीडियो बना हुआ है तो उसका लिंक या जानकारी आपको दे देता हूं ताकि आपको समाधान मिल जाए। इससे आपको जानकारी भी मिलेगी और भविष्य में काम भी आएगी। और सबसे जरूरी बात, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे चैनल की तरफ से आज तक किसी भी व्यक्ति से एक भी रुपया नहीं लिया गया है, ना तो सलाह के नाम पर, ना नंबर देने के नाम पर, और ना किसी और बहाने से। अगर आपको कोई व्यक्ति कुछ इस तरह की मांग करता है, पैसे मांगता है या किसी भी तरीके से आपको भ्रमित करने की कोशिश करता है, तो कृपया सतर्क रहें। ऐसे किसी झांसे में मत आइए। भविष्य में अगर कभी भी मैं कोई हेल्पलाइन नंबर जारी करता हूं तो पहले मैं आपको अपने वीडियो में इसकी स्पष्ट जानकारी दूंगा। अगर आप किसी नए विषय पर जानकारी चाहते हैं, चाहे वह कानून से जुड़ा हो, सरकारी योजना से जुड़ा हो या रेलवे जैसी किसी सेवा से जुड़ा अपडेट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि हर जरूरी जानकारी आपको अपने वीडियो के जरिए पहुंचा सकूं, आपको जागरूक बना सकूं और नई जानकारी दे सकूं। वीडियो अब काफी लंबा हो गया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए और जरूरी विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।